सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेट 2009 का पेपर और इसमें हम एग्रीकल्चर का पार्ट डिस्कस करेंगे और सारे के सारे जो 40 क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है या राजस्थान को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो देखो, राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जो राजस्थान में जो जलवायु है उस जलवायु के आधार पर राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और वो ही अलग अलग भाग क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली सिंचाई पद्धति कौन सी है। तो अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली सिंचाई पद्धति है ड्रिप विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, अधिकतम सिंचाई दक्षता देने वाली विधि है। अब देखो, सिंचाई दक्षता का मतलब क्या होता है। सिंचाई दक्षता का मतलब ये होता है कि जिस जल स्रोत से हम पानी को लेते हैं और जिस पौधे में हम पानी को देते हैं वो क्या कहलाती है, सिंचाई दक्षता कहलाती है। यानी कि हमने अगर किसी कुएं से पानी लिया और किसी पौधे में या किसी फसल में हमने पानी दिया तो उसका कितना प्रतिशत जल पौधों के काम में आया और कितना प्रतिशत जल बिना पौधों के काम में लिए ही नष्ट हो गया। तो सबसे अधिक जो पौधों को पानी काम में आता है वो विधि क्या कहलाती है, वो विधि ड्रिप सिंचाई विधि है, जिसमें कम से कम पानी का नुकसान होता है और अधिक से अधिक जो सिंचाई जल है वो पौधों तक पहुंचता है। इसी को क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं सिंचाई दक्षता। अगला सवाल है, भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत है। तो भारत में फल व सब्जियों की जो प्रोसेसिंग का प्रतिशत है वो है 2%। 2% फल व सब्जियों को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है कि फल व सब्जियों से उसके अन्य उत्पाद बनाना, उनको संरक्षित करके उनके अन्य उत्पाद बनाना। जैसे टमाटर को संरक्षित करके उनसे क्या बनाया जाता है, टोमेटो सॉस बनाया जाता है। जैसे कच्चा आम है तो उससे अचार बनाया जाता है। जैसे लहसुन है तो उससे भी अचार बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये उसके प्रसंस्कृत या प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है। तो भारत में कितने प्रतिशत सब्जियों और फलों का प्रोसेस किया जाता है, 2% सब्जियों और फलों को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं। दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती हैं क्यों, क्योंकि वे लंबी अवधि की फसलें हैं, कम अवधि की फसलें हैं, डिजीज रेजिस्टेंस फसलें हैं या मॉइस्चर स्ट्रेस रेजिस्टेंस फसलें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कम अवधि की फसलें। ये कम अवधि की फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं वो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं। इसलिए इन फसलों को क्या बोला, ये फसलें क्या होती हैं, ये फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है। अगला सवाल है, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो देखो, जो जैम सबसे अच्छा जैम बनाया जाता है वो सबसे अच्छा जैम किसका बनाया जाता है, सेब का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, सेब का जैम बनाया जाता है। और जितने भी गूदे वाले फल होते हैं उनसे जैम बनाया जाता है और जितने भी रस वाले फल होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, उनसे जेली बनाई जाती है। तो जैम किससे बनाया जाता है, जैम बनाया जाता है सबसे अच्छा सेब का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से फल परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि कौन सी है। फल परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि कौन सी है। तो जो प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि है वो देखो, ऑप्शन ए है कैनिंग व बॉटलिंग, ऑप्शन बी कोल्ड स्टोरेज और ऑप्शन सी सुखाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुखाना। यानी सुखाना क्या है, फल परिरक्षण की स्थायी विधि है। मतलब फलों और सब्जियों से जो नमी होती है उसकी मात्रा को बाहर निकाल देने पर वे स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं। लंबी अवधि तक उनको क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, संतरे के लिए बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। अब देखो, संतरा अलग होता है और किन्नू अलग होता है। अगर आपसे किन्नू का पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। अगर आपसे संतरे का पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। यानी संतरे के लिए विख्यात बड़े पैमाने पर जो खेती की जा रही है वो कौन सी है, झालावाड़ में की जा रही है।
अगला सवाल है, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो राजस्थान का रेगिस्तान का जो जहाज कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। और अभी ऊंट को हाल ही में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। हाल ही में कुछ लगभग 1 साल या 1.5 साल हुआ है, इसको राजस्थान के राज्य वृक्ष का राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है जेट में, तो अपडेट रहिए। राजस्थान का राज्य जो पशु है अब वो 2 हो गए हैं। एक तो है ऊंट जो आर्थिक रूप से है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो चिंकारा को भी क्या माना जाता है? राजस्थान का राज्य पशु माना जाता है। अगला सवाल है, भारत में मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। देखो भारत में मसाले वाली फसलों का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। मसाले वाली फसलों का तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है? केरल में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बीजीय मसालों वाली फसलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो बीजीय मसालों वाली फसलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान में। अब देखो मसाला और बीजीय मसाला ये दोनों क्या है और किस प्रकार से ये अलग है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बीजीय मसाला। बीजीय मसाला क्या होता है? पौधे का वह भाग या पौधे का बीज जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम बीज के रूप में जिसको हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीजीय मसाला। जैसे ये सपोज आप मान लीजिए कि कोई फसल है, जैसे सौंफ है या जीरा है, तो उसका जो उपयोगी भाग है वो कौन सा है? वो उसका बीज है। और उसके जो मसाले के गुण पाए जाते हैं उसमें, वो उसके बीज में पाए जाते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बीजीय मसाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजीय मसाला बोला जाता है। तो जो बीजीय मसाले वाली जो फसलें हैं वो कौन सी हैं? सौंफ है, जीरा है, धनिया है, मेथी है। ये क्या कौन सी फसलें कहलाती हैं? बीजीय मसाला फसलें कहलाती हैं। और बाकी जो फसलें दूसरी होती हैं जो पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त हो सकती है, चाहे वो पत्ती से हो सकती है, चाहे वो जड़ से हो सकती है, चाहे वो तने से हो सकती हैं, वो कौन सी फसलें कहलाएगी? वो मसाले वाली फसलें कहलाएगी। जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये कौन सी फसलें कहलाएगी? ये मसाले वाली फसलें कहलाएगी। अगला सवाल है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। किस रूप में ग्रहण किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। देखिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, और जो हमारा वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको अगले किस टॉपिक पे चाहिए। देखो आपके सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो और इसीलिए वीडियोस कम आ रही है। अगर आप सब्सक्राइब ज़्यादा करोगे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर भी अवेलेबल करवाए जाएंगे आपको और आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएंगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, गेहूं में जो सबसे सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है वो है CRI अवस्था, जिसको बोला जाता है शीर्ष जड़ फुटान अवस्था या क्राउन रूट इनिशिएशन। ये कितने दिन पर आती है? ये 21 दिन पर आती है। कितने दिन पर आती है? 21 दिन पर ये अवस्था आती है। अगला सवाल है, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? तो जो बर्ड फ्लू है वो किससे संबंधित है? बर्ड मतलब मुर्गियां पक्षियों से संबंधित है, और मुर्गियां पक्षी होती हैं, तो बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो सवाल है, खुरपका मुंहपका रोग किससे फैलता है? तो जो खुरपका मुंहपका रोग फैलता है, ये पीछे भी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो खुरपका मुंहपका वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला सवाल है, थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है? थॉमसन सीडलेस किसकी उपयुक्त किस्म है? तो जो थॉमसन सीडलेस किस्म है वो किसकी है? अंगूर की किस्म है। अगला सवाल है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? ये सवाल पीछे वाले जेट के एग्जाम में भी पूछा गया था।
तो धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में निकलती है मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, और इस मीथेन गैस को CH4 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको CH4 भी बोला जाता है। और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सड़ी हुई मछली की गंध किस फसल के खेत से आती है? तो जो सड़ी हुई मछली की गंध आती है वो धान के खेत से ही आती है, और जो मीथेन गैस होती है उसी की जो स्मेल होती है या गंध होती है वो सड़ी हुई मछली के समान होती है। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सड़ी हुई मछली की गंध किस खेत से आती है? तो किस खेत से आती है? वो आती है धान के खेत से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य था। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? दूध की पैदावार को बढ़ाना। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? दूध की पैदावार को बढ़ाना या दूध उत्पादन को बढ़ाना। और जो ऑपरेशन फ्लड चालू हुआ था वो हुआ था 1970 में, 1970-71 में प्रारंभ हुआ था। ये 3 चरणों में हुआ था। पहला 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड आया था, जिसका मुख्य संबंध किससे था? दूध उत्पादन से था। और जो इसको हम दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो जनक थे वो जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे वो ऑपरेशन फ्लड के या श्वेत क्रांति के या इसको हम दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, गेहूं के खेत में फिलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए। देखो, गेहूं के खेत में फिलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? अब देखो, फिलेरिस माइनर गेहूंसा या इसको गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी बोला जाता है, और ये गेहूं के खेत का मुख्य खरपतवार माना जाता है। गेहूं के खेत का ये क्या माना जाता है? मुख्य खरपतवार माना जाता है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। और इसकी रोकथाम के लिए हम कौन सा रसायन या कौन सा खरपतवारनाशी या शाकनाशी काम में लेते हैं? इसके लिए हम शाकनाशी काम में लेते हैं आइसोप्रोट्यूरान। कौन सा काम में लेते हैं? आइसोप्रोट्यूरान काम में लेते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की देसी मवेशी नस्ल है, यानी कि राजस्थान की कौन सी नस्ल है जो देसी मवेशी नस्ल है? यह राजस्थान में ही उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो जो देसी मवेशी नस्ल है वो है राठी। राठी को क्या माना जाता है? राजस्थान का ही उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जबकि थारपारकर है, वो थारपारकर जो है वो थारपारकर जिला पाकिस्तान का है। और ये अगली है कांकरेज। ये कांकरेज भी अन्य स्थान की मानी जाती है। तो थारपारकर पाकिस्तान की है, कांकरेज अन्य स्थान की है, और राठी क्या है? राठी का उत्पत्ति स्थान क्या है? राजस्थान। राठी का उत्पत्ति स्थान क्या है? राजस्थान। अगला सवाल है, पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है? पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंध रखती है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से माना जाता है। किससे माना जाता है? तिलहन उत्पादन से माना जाता है। अगला सवाल है, गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। ऑप्शन है बडिंग, एयर लेयरिंग, बीज द्वारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गुलाब में प्रवर्धन की विधि है वो विधि कौन सी मानी जाती है? वो विधि मानी जाती है बडिंग। बडिंग के द्वारा क्या किया जाता है? गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है। अगला सवाल है, मेडजूल व हलावी किसकी प्रमुख किस्में है? तो जो मेडजूल व हलावी जो प्रमुख किस्में मानी जाती है वो है खजूर की। किसकी मानी जाती है? खजूर की मानी जाती है। और खजूर का जो कुल है वो कुल कौन सा है? पामी। खजूर का कुल कौन सा है? पामी कुल का ये पादप है। अगला सवाल है, दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? या दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या विटामिन पाया जाता है? तो जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है या चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 21%। कितने प्रतिशत? 21% चने में प्रोटीन पाया जाता है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है चना, क्योंकि चना को दालों का राजा बोला जाता है, इसलिए पूछा जाता है कि चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है? 21% मात्रा होती है। अगला सवाल है, केला किसका मुख्य स्रोत है? केला किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, डी, और वसा। तो जो केला मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट का। किसका स्रोत माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है, भेड़ों का पालन किया जाता है दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन व चमड़े के लिए, और उपरोक्त सभी के लिए। तो जो भेड़ होती है उनसे हमें देखो दूध भी मिलता है, भेड़ों से हमें मांस भी मिलता है, ऊन भी मिलती है, और चमड़ा भी मिलता है। तो भेड़ों को किस लिए पाला जाता है? उपयुक्त सभी के लिए पाला जाता है। अगला सवाल है, गाजर मुख्य स्रोत है। गाजर मुख्य स्रोत है।
कैरोटीन का, जिंक का, पोटेशियम का और फास्फोरस का। तो जो गाजर में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। और ये विटामिन ए होता है। बेसिकली कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, जिसका नाम होता है बीटा कैरोटीन। अगला सवाल है, राजस्थान के एरिड रीजन सिंचित क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? इसमें यह पूछा गया है कि राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वहां पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो जो मुख्य एरिड रीजन है या शुष्क क्षेत्र है वहां पर खरीफ में तो उगाया जाएगा आपके बाजरा। खरीफ में क्या उगाया जाएगा? खरीफ में उगाया जाएगा बाजरा। और उसके बाद में रबी में उगाया जाएगा आपके गेहूं। क्या उगाया जाएगा? गेहूं। तो खरीफ में तो बाजरा और रबी में गेहूं उगाया जाएगा। तो जो शुष्क क्षेत्र है वहां का क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? बाजरा, बाजरा के बाद में गेहूं। अगला सवाल है, कोटा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है? यानी कोटा में निम्न में से किस उर्वरक प्लांट है? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। तो जो देखो, जो कोटा में जो उर्वरक का प्लांट है या फर्टिलाइजर का जो प्लांट है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। उसी को सम्मान देने के लिए जो वहाँ पर एक फर्टिलाइजर और उसकी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी उसको क्या बोला जाता है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल उसको बोला जाता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? अब देखो, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं? राजस्थान की अलग अलग जलवायु को 10 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 10 भागों में विभाजित किया गया है। इनको एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर इनको बोला जाता है जलवायुवीय खंड या कृषि जलवायुवीय खंड। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा कृषि जलवायुवीय खंड है वो कौन सा है? वो है फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी है, जिसके अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र आते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये कौन सा जलवायु खंड कहलाता है? ये फर्स्ट सी कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। देखो, सर्वाधिक पीएच मृदा की क्रिया होगी, यानी कि जिस मृदा में सबसे अधिक पीएच होती है वो लवणीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। देखो, जिस मिट्टी का या जिस मृदा का पीएच सबसे अधिक होगा वो क्षारीय हो जाएगी। कौन सी होगी? वो क्षारीय होगी। और जिस मिट्टी का पीएच 7 होगा वो उदासीन होगी। और जिस मिट्टी का पीएच कम होगा वो क्या होगी? वो होगी अम्लीय। कौन सी होगी? वो अम्लीय कहलाएगी। तो सबसे अधिक पीएच मान वाली मृदाएं तो क्षारीय, कम वाली अम्लीय और बीच वाली उदासीन। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली खाद है। भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली खाद है गोबर की खाद, यूरिया, हड्डी का चूरा और नाइट्रोजन। तो देखो, यूरिया यहाँ पर खाद नहीं है। यूरिया क्या है? यूरिया एक उर्वरक है। और उर्वरक में भी यह एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है। एकमात्र कौन सा उर्वरक है? एकमात्र ये कार्बनिक उर्वरक है। तो खाद पूछा है अपने को, तो खाद में कौन सी हो जाएगी? जो गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद को क्या बोला जाता है? गोबर की खाद जो होती है उसका मुख्य उपयोग किया जाता है भारत में, क्योंकि भारत में कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। और पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? उसका उपयोग हम मुख्य रूप से गोबर की खाद के रूप में करते हैं। अगला सवाल है, भारत में सिंचाई की प्रचलित विधि है। तो भारत में सिंचाई की प्रचलित विधि कौन सी है? क्यारी विधि। यानी कि भारत में अधिकांशतः जिन भी क्षेत्र में हम फसलें उगाते हैं उन फसलें उगाने के बाद में उनमें जो हम सिंचाई की जो विधि अपनाते हैं वो विधि हम अपनाते हैं कौन सी विधि? क्यारी विधि, जिसमें हम छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं और क्यारियों में सिंचाई जल को वितरित करते हैं। तो क्यारी विधि भारत में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। अब अगला सवाल है, इसमें दिया गया है, निम्न में से सिंचाई का पशु चलित यंत्र है। तो सिंचाई का पशु चलित यंत्र कौन सा है? सिंचाई का पशु चलित यंत्र है रहट। रहट को चलाने के लिए हमें बैलों की आवश्यकता होती है। अब देखो, रहट होता क्या है? रहट में क्या होता है कि जो बैल होता है वो एक जगह पर गोल घूम रहा होता है और उसका सीधा संबंध एक चेन के माध्यम से कुएं के अंदर जो पानी के पात्र होते हैं उससे होता है। और जैसे जैसे बैल घूमता है वो चेन घूमती है और पानी भरकर वो पात्र नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और वापस खाली हो जाते हैं
और फिर वापस नीचे चले जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं हम? इस विधि को हम रहट कहते हैं। अगला सवाल है ड्रिप सिंचाई किसमें उपयुक्त है, यानी कि ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है वो किस प्रकार की फसलों में उपयुक्त मानी जाती है। तो जो ड्रिप सिंचाई विधि वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, वो मानी जाती है फल वृक्षों में, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो पानी देने की जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, सीधा जड़ क्षेत्र में पानी को दिया जाता है। इसलिए ड्रिप सिंचाई विधि को किस लिए उपयुक्त माना गया है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है फल वृक्षों के लिए, और सब्जियों में भी इसको उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो जो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है वो होती है पंजाब में। कहाँ पर होती है? पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि वीडियो पर कम से कम 50 लाइक आएंगे, और व्यूज़ तो जाते हैं 200-250, लेकिन वीडियोस लाइक 50 की जगह 25 भी नहीं हो पाते। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 25 लाइक आएंगे, 25 लाइक कर दीजिए बस। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से फल को पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में लिया जाता है? CEPA, जिसको सेपा भी बोला जाता है, ये हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। इसका जो हिंदी नाम है वो है इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन। इसको इथाइलिन भी बोला जाता है। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होता है विश्व में, तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा आम होता है वो होता है भारत में। कहाँ पर होता है? भारत में होता है। विश्व का लगभग 60% आम कहाँ पर होता है? भारत में होता है। और विदेशों में आम की बहुत मांग है। भारत में जो आम उत्पादित होता है विदेशों में उनकी कीमत 1000 रुपये तक जाती है। 1000 रुपये किलो के हिसाब से आम बाहर विदेशों में बिकते हैं। अगला सवाल है अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल। तो अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है वो अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। और मुर्रा के जो सींग होते हैं, मुर्रा नस्ल के जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग होते हैं मुर्रा नस्ल के। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? तो मुर्रा नस्ल के होते हैं। और मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और देसी नस्लों में भैंस में सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन देती है वो मुर्रा नस्ल ही देती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जेट 2009 के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।